हाँ दोस्तों नमस्कार। मैं राजीव शुक्ला स्टडी विद शुक्ला जी में आपका स्वागत करता हूँ। और आज ऐसे तो मेरा टर्न था राज्यों का पुनर्गठन पार्ट 2 पढ़ाने का, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए, कई लोगों ने मुझसे ऐसे फोन पे बातें करी कि भाई थोड़ा हमें तैयारी के बारे में कुछ बता दीजिए, पहले कुछ उपयोगी सुझाव दीजिए। इसलिए मैं फिर से एक बार आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन, जैसे मैंने वैसे तो इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने बहुत सारी बातें बताई थी, और फिर आपको थोड़ा समय एक बार रिवाइंड करवा देता हूं कि लोग लोग बार बार पूछते हैं सर, जो नए लड़के हैं कि सर तैयारी कैसे शुरू की जाए, क्या किया जाए, या किताब ले लिए हैं तो पढ़ा कैसे जाए, या आप पर पूरी तरह आप पर ही निर्भर रहा जाए क्या। तो हम पहले तो ये कहेंगे कि भाई पूरी तरह निर्भर किसी पर मत रहिए, दिमाग को बिल्कुल चौकन्ना खोल के रखिए और जहां से कुछ मिल जाए उसको लीजिए। अभी आपको मैं बताऊंगा तो बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि यूपीएससी या यूपीपीएससी वो आपको एक अधिकारी बनाता है। तो एक सामान्य से अधिकारी, जब कोई व्यक्ति आईएएस या पीसीएस बन जाता है, डीएम या एसडीएम नॉर्मली गांव में लोग समझते हैं, या हर जगह यही बात लोग समझते हैं, तो वो समाज को डील करने वाला व्यक्ति होता है। समाज में सरकार की जो योजनाएं हैं उसे सही ढंग से संचालित करना, लाभ दिलाना, और समाज में बहुत सारी और विषमताएं हैं, समताएं हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, सबको डील करना होता है। चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, चाहे वो एसडीएम किसी तहसील का हो, तो क्षेत्र विशेष में उसको अपनी उपयोगिता सिद्ध करनी होती है। इसके लिए जीएस जो है वो जनरल अवेयरनेस बढ़िया होना चाहिए, और उसका खुद का अपना हर मुद्दे पर उसका एक अपना विचार होना चाहिए। तो ये की पॉइंट है किसी भी तैयारी का, कि आप किसी मुद्दे पे आपका अपना क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं। आता कैसे है? आता है बड़ी, जब आप किसी चीज को बार बार पढ़ते हैं, सब्जेक्ट वही होते हैं, बुक वही होती है, लेकिन जब बार बार जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आप कुछ उसमें से नया निकाल लेंगे, अगर आप सिंसियर होकर पढ़ते हैं तो। अब हम जरा अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। जैसे हमने बताया था आपको, इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था, आज भी बता दे रहा हूं कि प्रीलिम्स जैसे यूपीएससी हो या यूपीपीएससी हो, ये दोनों एक टक्कर, मतलब यूपीएससी तो टॉप ग्रेड की परीक्षा है, आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, साल में एक बार परीक्षा होती है। 3 चरण होते हैं इन दोनों, ये यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके बाद यूपीएससी के बाद जो क्रेज की अगर बात करें तो यूपीपीएससी का क्रेज है। तो इन परीक्षाओं में 3 चरण होते हैं। पहला चरण है प्रारंभिक परीक्षा या प्रीलिम्स, प्रीलिम्स है। दूसरा मेन एग्जाम होता है, मेंस कहीं कहीं पे लिखा। थर्ड इंटरव्यू, इंटरव्यू होता है। तो शुरुआत हमारी प्रीलिम से होती है। सबसे पहला टारगेट यही होता है कि पहले ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, क्वालिफाइंग है मतलब इसमें टॉप करें, चाहे आप, वो लोग कहते हैं ना, बिल्कुल बाउंड्री क्रॉस करें। जो एक सामान्य सा कट ऑफ होता है, हम ये मान के चलते हैं कि जनरल कैंडिडेट हो तो वो 70%, कोई भी लड़का किसी भी उस परीक्षा में 70% क्वेश्चन करके आए तो क्वालिफाई कर लेता है। तो यहाँ पर मेहनत तो होती है, लेकिन सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है। मेन एग्जाम आपका जो होता है यही, यहाँ से मेरिट बनती है। ये आप मेन के लिए क्वालिफाई होते हैं, यहां से मेरिट बनती है। इसमें इसके नंबर जो आप मेन एग्जाम देंगे उसका जो प्राप्तांक होगा उसको, और इंटरव्यू के नंबर को मिला के मेरिट बनती है। इसके बाद आपका चयन होता है। तो सबसे पहली प्राथमिकता होती है क्वालिफाई कर जाने का, मेन के लिए क्वालिफाई करने का। तो अभी जो मैं स्टडी विद शुक्ला जी पे जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल शुरू किया, जीएस यहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, और मैंने वहां भी बताया था कि ये चैनल पूरी तरह ट्रेडिशनल जीएस पर फोकस करता है।
ट्रेडिशनल जीएस के बारे में आपको बता रहा हूँ। मैंने ये भी बताया था कि चूंकि हम लोगों का तैयारी का बड़ा लंबा अनुभव है, 2003 से मैंने तैयारी शुरू करी थी, 2017-18 में जाके एज ओवर हो गई। खैर वो मेरी सारी बातें, अब उसको मैं क्या बताऊं, आपको सुनाता हूं। तो हमने कहा जीएस, अभी पहले क्या, अभी जो रिसेंट कुछ दिन से एग्जाम होने लगे हैं, 2012-11 से ये परिवर्तन आया और अभी भी वही चल रहा है। पहले 2 पेपर होते हैं प्रीलिम्स के, हम प्रीलिम्स से बात कर रहे हैं जरा। प्री एग्जाम में दोनों जगह, यूपीएससी में, यूपीपीएससी में, तो यूपीएससी पे बात करते हैं पहले। यूपीएससी, यहां पर प्री एग्जाम में 2 पेपर होते हैं आपके। पहला पेपर जीएस का होता है, आप पेपर 1 कह सकते हैं इसे, फर्स्ट पेपर कह सकते हैं। दूसरा पेपर सी सेट का आजकल होता है। बहुत पहले जब हम लोग दिया करते थे तो पहले पेपर में सब्जेक्ट हुआ करता था, दूसरे पेपर में जीएस हुआ करता था, दोनों को मिला के मेरिट बनती थी। लेकिन अभी वर्तमान में इसको सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, इसे सी सेट। और फर्स्ट पेपर में तो ये क्वालिफाइंग हो गया। अब यहाँ पे आपको सिर्फ 33% क्वेश्चन, 33% नंबर लाने होते हैं। अभी यहाँ पे यूपीएससी की बात अगर हम करें तो यहाँ पे 80 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे 100 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे 100 क्वेश्चन आते हैं। ये भी 200 नंबर का होता है, ये भी 200 नंबर का होता है। तो अगर इसकी बात करें, क्योंकि लोगों के दिमाग में होता है यार सी सेट को कैसे क्वालिफाई करेंगे, कुछ खास नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आप सामान्य जो 6 से 12 तक की इंग्लिश पढ़ते हैं तो वहां पे ग्रामर पढ़ते हैं, उसमें एक पोर्शन होता है कंप्रीहेंशन। दूसरा होता है कुछ और पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, वहां से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो कंप्रीहेंशन प्रैक्टिस से ही ठीक होता है। उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, सामान्य मैथ वाला हल्का फुल्का पढ़ेगा तो हो जाता है। अर्थमेटिक या मैथमेटिक कह सकते हैं आप, सामान्य मैथ, हाई स्कूल लेवल के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं। कम्युनिकेशन स्किल से भी कुछ प्रश्न आते हैं, हिंदी से भी आते हैं क्वेश्चन, हिंदी व्याकरण से, स्पेशली हिंदी व्याकरण लिख सकते हैं। तो इंग्लिश आपको, मतलब जो आपने 6 से 12 तक की जो तैयारी करी है उसी को ठीक ढंग से अगर पढ़ लेते हैं तो क्वालिफाइंग नंबर यहाँ पे मिल जाता है। ये सी सेट की बात हो गई। ये क्योंकि इसमें से, हाँ ये ध्यान रखना होता है कि जो लड़का इसमें सी सेट में क्वालिफाई करता है उसी की ये कॉपी फर्स्ट पेपर चेक होता है, और उसके बाद अगर फर्स्ट पेपर में उसने जो सामान्य कट ऑफ रखा है उस कट ऑफ को अगर वो क्रॉस कर पाता है तो फिर मेन के लिए क्वालिफाई कर लेता है। अब हम यहाँ जीएस की बात, यहाँ पे 100 क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन है 100, और मतलब आपका ये पूर्णांक है, फुल मार्क्स है जो वो है 200, मतलब 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। और रिसेंट स्पेशली जो हम लोग तैयारी करना शुरू किए तभी से माइनस मार्किंग वाला जमाना आ गया। 2007 में निगेटिव मार्किंग जिसे आम भाषा में लोग माइनस मार्किंग कह लेते हैं, ये मतलब 1/3 है। मतलब यदि आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो एक क्वेश्चन सही वाला भी गलत हो जाएगा। इस नाते अब थोड़ा सा सजग होके एग्जाम को देना पड़ता है, सजग होके क्वेश्चन को करना पड़ता है। तो ये बात तो हो गई आपके कि पेपर कैसे आते हैं। प्रीलिम्स में पेपर 100 नंबर का 100 क्वेश्चन आएंगे, यूपीएससी में 200 नंबर का होगा, और यहाँ पे 80 क्वेश्चन आएंगे, ये भी 200 नंबर का होगा, मतलब एक क्वेश्चन यहाँ पे 2.5 नंबर का हो गया, यहाँ पे एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो गया। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, यहाँ पे सिर्फ आपको 33% नंबर पाने हैं। तो लगभग 80 क्वेश्चन होते हैं, 80 क्वेश्चन में जितना ठीक इतने पोर्शन पढ़ लेंगे तो आप क्वालिफाई कर ही जाते हैं, उसमें बहुत मानक नहीं रखना। हाँ लेकिन ये है कि क्वालिफाई करना जरूरी होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी जीएस में तैयारी बड़ी अच्छी होती है लेकिन सी सेट क्वालिफाई नहीं कर पाते, जिसके नाते उनको अगर प्री नहीं दे पाया तो परेशान हो जाते हैं। मतलब सॉरी, अगर प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए तो फिर सारी मेहनत उनकी बेकार चली जाती है।
हाँ, ये यूपीएससी की एक अच्छाई है कि अगला प्री होने से पहले वो तीनों चरण की परीक्षाएं करा के रिजल्ट फाइनल कर देता है, जिससे आप फ्री माइंड होके अगला प्री दे सकते हैं। जनरल कैंडिडेट 21 से 32, 21 to 32, ये 7 अटेम्प्ट मिलते हैं, 6 अटेम्प्ट मिलते हैं। जब हम लोगों का जमाना होता था तो 21 से 30 4 अटेम्प्ट भी मिलते थे। खैर उस जमाने की बात उस जमाने में खत्म हो गई जो बातें, उस पर हम क्या कहें। अब जो मैं YouTube पे अपनी जो मेरा चैनल है जिसपे मैं जीएस पढ़ा रहा हूं, तो भाई देखिए टाइम लगता है, समय लगता है। जो जिसकी तैयारी, जो लोग अभी बीए कर रहे हैं, बिल्कुल न्यू कमर है, आप इंटर पास करने के बाद तैयारी शुरू कर सकते हैं। और अगर आप बीए में पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दें। जैसे ही आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, आप एलिजिबल हो जाते हैं फॉर्म भरने के लिए। तो कुछ लोगों ने ये मुझसे पूछा था कि सर किताबें हैं तो समझ नहीं पा रहे, तो आप मुझे मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं कि लगातार मैंने बताया था इंट्रोडक्टरी वीडियो में कि जीएस के जो 5 ट्रेडिशनल पोर्शन होते हैं, 5 ट्रेडिशनल पोर्शन मैंने आपको कहा था कि हिस्ट्री है, हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास, हिस्ट्री है, पॉलिटी है जो आजकल मैं पढ़ा ही रहा हूं अभी। हालांकि थोड़ा सा मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं कि थोड़ा गैपिंग हो जा रही है, मैं प्रयास करूंगा कि थोड़ा रेगुलर हो जाऊं मैं। इंडियन पॉलिटी, ये जियोग्राफी है, जियोग्राफी आपका मैंने वहां भी बताया था, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन जियोग्राफी। फिर आपको मैंने कहा था जनरल साइंस है, यह हाई स्कूल लेवल की साइंस होती है, स्पेशली बायोलॉजी से सर्वाधिक क्वेश्चन आते हैं। हम आपको यहाँ कंप्लीट करेंगे, स्टडी बेस्ड शुक्ला जी पे सारी बातें बताएंगे, समय लगेगा लेकिन भाई हमने वो समय भी कहा था, यहाँ भी समय। और इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, तो हमने वहां आपको कहा था कि ये 5 पोर्शन बड़े हैं। हालांकि जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर है, इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इकोसिस्टम, ये बातें ज्योग्राफी और इकोनॉमी से मिला के, ज्योग्राफी जब आपको कहता हूं तो ये सारी बातें आई जाती हैं। अलग से भी हम इस पर जो है अलग से इस पर क्लास बनाएंगे, अलग से इसके क्वेश्चन करवाएंगे। आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, अब आप क्योंकि यूपीएससी अगर देंगे तो पूरे भारत के कल्चर के बारे में जानना है, यूपीपीएससी देंगे तो सिर्फ यूपी के कल्चर के बारे में जानना है। भारत से भी आ सकता है लेकिन बहुत थोड़ा मोड़ा, यूपी के कल्चर से 10 क्वेश्चन आते हैं, काम कर लेते हैं। यूपीपीएस, अच्छा यूपीएससी की बात वही हम कर रहे हैं। तो देखिए हमने वहां भी कहा था कि जहां जहां जैसे हिस्ट्री का जो सिलेबस है ये बड़ा लंबा है, यहाँ पे 3 पोर्शन है, एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडुअल है, मिडाइवल और मॉडर्न है। तो पहले हमने उस समय कहा था आपसे कि मॉडर्न के क्वेश्चन सर्वाधिक आया करते थे, अभी भी आते हैं, आंदोलन से क्वेश्चन आते हैं क्योंकि उसके बाद देश स्वतंत्र हुआ। लेकिन आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, कम से कम मान के चलिए कि जो लड़का अगर बीए फर्स्ट ईयर में है, अगर तब से तैयारी शुरू करे तो थर्ड ईयर जाने के बाद एक साल कस के मेहनत करे, थोड़ा त्याग और समर्पण की भावना से, तो पूरी बातें तैयार बढ़िया से हो जाती हैं। वहां हमने आपको कहा था कि जहां जहां परिवर्तन होता है, अगर आप मेरा चैनल देख रहे होंगे, मेरी क्लासेस देख रहे होंगे, तो मैं अक्सर बताया करता हूं आपको कि यहाँ परिवर्तन हुआ तो क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। जहां जहां परिवर्तन होता है, जहां जहां ट्रांजिशन पीरियड होता है, वहां वहां से क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहा हूं, तो मैंने वहां शुरुआत ही करी बिल्कुल एक्ट से, 1773 पैसे मैंने बताया कि 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ का आगमन हुआ, अगर यूरोपीय कंपनियों का आगमन पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हमने आपको पूरा एक्ट 1773 से लेकर 1947 तक आए। फिर अभी संविधान पर विदेशी प्रभाव, संविधान की अनुसूचियां, राज्यों का पुनर्गठन, फर्स्ट पार्ट, एक पार्ट मैंने पढ़ाया था हल्का सा। तो अगर आप मुझे अगर देखते होंगे लगातार तो पक्का है कि आपको समझ में थोड़ा आने लगा होगा। लेकिन अगर आप बुक ले लिए हैं तो बुक को भी पढ़िए,
मेरे नोट्स, इसको मैंने वहां भी कहा था कि मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलिए। 1 साल कस के मेहनत करेंगे तो आप ठीक ठाक पोजीशन में पहुंच जाएंगे। भाई देखिए, ये जो एग्जाम होते हैं, बहुत बड़े एग्जाम होते हैं, सबको अट्रैक्शन तो सबको होता है कि भाई हम आईएएस बने, पीसीएस बने, लेकिन थोड़ा धैर्य ज्यादा और मेहनत, त्याग की भरपूर भावना आपके अंदर, समर्पण होना चाहिए। लग जाएंगे तो दुनिया में कोई ऐसा लक्ष्य नहीं जिसको ना पाए। वही हाल यहाँ भी है। बहुत सामान्य सी बातें हैं, जनरल अवेयरनेस है, हाँ उसको याद करने के चक्कर में ना पड़िए। उसको ऐसे सोचिए कि मुझे यह जानना है। जैसे मान लिया, ऐसे आप मान लिया रास्ते से जा रहे हो और कहीं 2 लोग झगड़ रहे हो, भीड़ इकट्ठा होती है, लोग रुके होते हैं, सबको जानने की उत्सुक, जबकि उनका कोई मतलब नहीं होता उससे, वो लोगों के लिए कोई लाभकर भी नहीं होता, लेकिन लोग जानने का प्रयास करें, यार क्या हुआ, क्या, अच्छा जो थोड़ा जान जाएगा उसमें कुछ नमक मिर्च ला के और बताएगा। तो अगर आप जो उत्सुकता वहां दिखती है, ऐसी ही उत्सुकता आपके इस पोर्शन में होना चाहिए कि भाई हिस्ट्री में आखिर सिंधु घाटी सभ्यता को क्या क्या कहते हैं, फिर वैदिक काल में क्या क्या परिवर्तन आया, सिंधु घाटी सभ्यता को नगरी सभ्यता कहते हैं, अचानक ग्रामीण संस्कृति कैसे आ गई, फिर वो जो आंदोलन हुए, जो धार्मिक आंदोलन हुए, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, उनमें क्या क्या परिवर्तन हुआ, समाज में क्या क्या परिवर्तन कैसे आया, फिर कैसे केंद्रीकृत हुआ, महाजनपदों का उदय हुआ, क्या अगर एंशियंट की बात मैं कर रहा हूं हल्का फुल्का, और कैसे जो है बुद्ध जी आए, बुद्ध के जीवन में क्या परिवर्तन आए, महावीर स्वामी आए, उनके जीवन में क्या परिवर्तन आए, उसकी वजह से समाज को लाभ क्या हुआ, ये सारी बातें। तो जहां जहां फिर आपका मौर्य काल आता है, पहली बार पूरा भारत बिल्कुल केंद्रीकृत अवस्था में दिखता है, तो वहां पे चंद्रगुप्त मौर्य ने शुरुआत करी, उसके बारे में है थोड़ा, बिंदुसार उसका लड़का, चाणक्य वहां पे उनका गुरु होता है, कौटिल्य, तो उसने बहुत सारी बातें बताई, उसका कई नाम पूछा जाता है। उसके बाद फिर आपका अशोक की बात आती है। अशोक ने एक नया धर्म चलाया, धम्म, और बहुत सारी, उसने कहा भाई हम किस सारे धर्मों का निचोड़ उसने एक साथ इकट्ठा कर लिया, और वहां पे जो है सारी उपनिषदिक बातें, उपनिषद की बातें, सारी अच्छी बातें इकट्ठा कर ली और उसको एक नया नाम दिया, धम्म। क्योंकि अशोक के टाइम में एक केंद्रीकृत भारत की स्थापना हुई, तो अशोक की सारी बातें, वो जो वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, यूपीएससी में भी, यूपीपीएससी में भी। और इसके बाद फिर मौर्योत्तर काल आया। तो ये मौर्य के बाद जो है, जो मौर्य का अच्छा पतन क्यों हो गया, इतना बढ़िया शासन चल रहा था, केंद्रीकृत व्यवस्था थी, अब किसी से मार करने की बात नहीं थी, झगड़ा करना बिल्कुल लोगों ने, युद्ध करना लोगों ने बंद कर दिया था। हालांकि वो 13वें शिलालेख में उसको कहना पड़ा कि जब आठवीं जातियों ने तमाम आक्रमण करे, तब उसे कहना पड़ा कि अभी मैंने हथियार रखे हैं, हथियार चलाना छोड़ा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके भी कमी आ रही है। उस पर मैं बहुत नहीं जाऊंगा, सब्जेक्ट जब मैं पढ़ाऊंगा, एंशियंट जीएस के लिए जब पढ़ाऊंगा तब सारी बातें बताऊंगा। उसके बाद मौर्योत्तर काल में बहुत सारे राजा हुए जिन्होंने थोड़ा व्यवस्था को ठीक ठाक रखा। गुप्त काल को कुछ लोग स्वर्ण काल भी कहते हैं, लेकिन धीरे धीरे वहां पे चंद्रगुप्त द्वितीय था, उसके बाद समुद्रगुप्त के बारे में। तो जहां जहां राजा, जहां जहां शासक थोड़ा सशक्त हुआ, देश में कुछ नए परिवर्तन हुए, वहां वहां से प्रश्न आते हैं। ये बातें आपको एक अनुभवी व्यक्ति ही दे सकता है जिसने एग्जाम दे रखा है। तो जितने लोग ये परेशान है कि नहीं मैं जल्दी से पढ़ के जल्दी से मेरा कुछ हो जाए, तो आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, मेरे ऊपर भी भरोसा रखना पड़ेगा। साथ ही मैंने कहा ना कि आपको अपने दिमाग को खुला रखना पड़ेगा कि जहां से कुछ मिले उसको हम गेन करें। अच्छा, किसी मुद्दे पर आपकी अपनी क्या राय है, वो मैंने बताया कि आप जब लगातार पढ़ेंगे तब आपके दिमाग में विचार आएंगे कि अच्छा इस मुद्दे पर ये भी कुछ हो सकता है, ये भी एक विचार हो सकता है। खैर, एंशियंट हो गया। मिडिवल में आप देखते हैं कि जब मिडिवल की शुरुआत होती है, अरबों का आक्रमण, और उसके बाद जो है सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी को बार बार पूछा जाता है, बलबन को थोड़ा पूछा जाता है। वो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति हुआ करती थी, और वो फिर बाद में आगे गुलाम मोहम्मद बिन तुगलक ने, चूंकि बहुत बिल्कुल समय से काफी आगे की सोच रखने वाला व्यक्ति था मोहम्मद बिन तुगलक, उसको लोग समझ नहीं पाए, तो उसने बहुत सारा परिवर्तन किया, लेकिन बहुत आगे की बात सोच ली, काफी एडवांस हो जाएंगे, समाज से काफी आगे निकल जाएंगे तो लोग पागल कहेंगे।
सेम वही हाल मोहम्मद बिन तुगलक का था। वहां बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। अच्छा, ये सारी बातें मेंस में भी खूब लिखने में आती हैं, अगर आप एक बार बढ़िया समझ लिए तो वो मेन में भी काम आती है। अच्छा, फिर आप जो है फिर मुगल काल में आते हैं, तो हुमायूं को कोई नहीं, बहुत सामान्य सी बात नहीं पूछता। बाबर को थोड़ा मोड़ा पूछा था, वो लड़के शुरुआत करी थी उसने। हुमायूं लड़खड़ाता हुआ खत्म हो गया बेचारा। लेकिन उसके बाद अकबर की जब बात आती है, तो अकबर ने जो व्यवस्था अशोक ने चलाई थी धम्म में, वही सारी व्यवस्था अकबर ने दीन-ए इलाही के माध्यम से दी थी। वो भी आप, हालांकि बहुत सारे लोगों ने उस धर्म को अपनाया नहीं सिवाय एक बलबीर, वो बीरबल को छोड़ के, लेकिन फिर भी वो धर्म। और आज आप जो भारत का संविधान देखते हैं उसमें भी देखिए, कहा जाता है ना, भारत बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, अर्थात किसी धर्म विशेष को बढ़ावा नहीं देगा, लेकिन सारे धर्मों को समाहित करके चलेगा। तो अब देखिए, जो प्रासंगिक है, समाज के लिए प्रासंगिक है, देश के लिए प्रासंगिक है, वहां वो पूछा जाएगा और आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इनकी नीतियों को पढ़ेंगे तो एक शासक के रूप में बढ़िया, एक प्रशासक के रूप में बढ़िया काम करेंगे। यही यूपीएससी ढूंढता है कि जो इस तरह सोचता है वो अगर यूपीएससी से चयनित होकर आएगा तो किसी जिले में रहेगा, किसी तहसील में रहेगा शुरुआती चरणों में, या देश में फिर बड़े पदों पे जाएगा तो अच्छा करेगा। क्योंकि सबका उद्देश्य एक ही होता है कि देश का विकास हो और शांतिपूर्ण विकास हो, मार झगड़ा युद्ध ना हो। तो मुझे लग रहा है कि बातें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। थोड़ा ये सारी बातें हैं, तो बिल्कुल घबराइए नहीं, और घबराइए नहीं, मेरे पर भी भरोसा रखिए और लगातार मेरे साथ चलते रहिए, अपने भी पढ़ते रहिए। तो मैंने कहा कि वो हिस्ट्री का हो गया, इंडियन एंशिएंट बताया मैंने हल्का फुल्का आपको, हल्का सा, और मिडिवल बताया आपको। मॉडर्न में देखिए, मॉडर्न इंडिया जब आता है तो वहां महात्मा गांधी के आंदोलनों को बहुत पूछा था, उनके वो असहयोग, सबने अवज्ञा, भारत छोड़ो। महात्मा गांधी आज भी प्रासंगिक हैं, उनके विचार आज भी अहिंसक हैं, विचार उनके प्रासंगिक हैं। हालांकि बहुत सारे लोग उनकी आलोचना करते हैं, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल एक स्टैंड उनका क्लियर सबका कि नहीं नहीं भाई, वो बड़े प्रासंगिक थे, उनको पढ़ा ही जाना है। तो उनके आंदोलन सर्वाधिक पूछे जाते हैं, कुछ क्रांतिकारी आंदोलन उन्हें पूछे जाते हैं। तो जहां जहां से परिवर्तन होता है क्वेश्चन वहां वहां से आते हैं। तो ये जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। पॉलिटी में आपको पढ़ा ही रहा हूं, अगर आप मेरा क्लास देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। मैं वहां से लगातार, हालांकि मैं क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगा, हो सकता है किसी दिन लाइव भी आऊं। और फिर आपका ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी पढ़ते समय आपको एटलस साथ में रखना पड़ेगा, जिससे जब हम किसी स्थान के बारे में बताएं, किसी देश के बारे में बताएं, किसी नदियों के बारे में बताएं, तो नदियां कहाँ से गुजरती हैं, किस किस, और फिर उनके ज्योग्राफी में क्या क्या परिवर्तन होते हैं वहां पे। फिर जनरल साइंस में मैंने आपको कहा बायोलॉजी, भाई एक व्यक्ति है, जागरूक व्यक्ति है, तो उसको अपने शरीर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। उसी तरह अच्छा, स्वास्थ्य संबंधी बातें, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी जो विकसित हो रही है उससे आपको क्या लाभ है या क्या हानि भी हो सकती है, इन सारी बातों को आपको जानना आवश्यक होता है। एक यूपीएससी कॉम्पिटिटर से यह अपेक्षा की जाती है कि जो परिवर्तन हो रहे हैं देश में, इन 5 पार्ट के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। एंशिएंट इतिहास तो जो बीत गया, जो परिवर्तन हो रहा है उसको जानना ही जानना है। हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, और इस इकोनॉमी तो बिल्कुल करंट कहा जाता है। अच्छा, एक प्रश्न लोगों को बहुत परेशान करता है, आजकल एग्जाम चल रहे हैं तो लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई सर करंट क्या करें। तो करंट पढ़ने का आपको मैं एक हल्का सा टिप्स देता हूं। करंट अफेयर्स के लिए आप जब एग्जाम जिस डेट को होने वाला हो, मान लो एग्जाम होने वाला है 25 मई को, और 25 मई से पहले आप मार्च से पढ़ना, वैसे 6 महीने, लेकिन रिसेंट के 3 महीने का करंट आपको पढ़ना ही होता है। 3 महीने का करंट पढ़ना होता है। और करंट के लिए देखिए, पॉलिटिकल खबरें बहुत कम पढ़ी है, पॉलिटिकल खबरें ज्यादा नहीं पूछता। जैसे अगर खेल के बारे में देखें तो बहुत सारा खेल लोगों को बड़ा, जैसे क्रिकेट का सबको नॉलेज रहता है, लेकिन बैडमिंटन का, कुश्ती का, ये सब जो है लोग ध्यान नहीं देते। अब भारत ओलंपिक में भी भाग लेता है, तो आप भारत के निवासी हैं, भारत में एग्जाम दे रहे हैं, तो भारत जहां भी प्रतिभाग करता है उसको आपको, वो जीते हारे, जीते तो बड़ी अच्छी बात, हारे तो भी कोई बात नहीं, किसने प्रतिभाग किया, क्या किया, ये आप खेल के क्षेत्र में देख सकते हैं। तो उसके लिए एक, अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम
की बात तो मैं नहीं बहुत करता। हिंदी मीडियम के अगर आप हैं तो एक पेपर होता है दैनिक जागरण, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान, ये दो अखबार अक्सर हम लोग भी पढ़े थे, तो मैं अपने अनुभव के आधार पर ही बात करता हूं। दैनिक जागरण में आजकल मंडे के दिन, सोमवार के दिन एक आता है मुद्दा। ये मुद्दा करके एक पेज होता है, जो एडिटोरियल पेज, जो आपका संपादकीय पेज होता है, उसी के साथ मुद्दा वाला एक पेज होता है। उसको, उसका कलेक्शन करिए, उसको थोड़ा पढ़िए, तो आपका मतलब किसी ज्वलंत मुद्दे पर उस दिन बहुत सारे विशेषज्ञों की राय होती है, पक्ष विपक्ष सबकी राय रखी रहती है। उसको आप पढ़ेंगे तो एक बढ़िया आपका विचार बनेगा, फिर आपका करंट अच्छा तैयार होगा। तो मैंने आपको कह दिया कि जैसे खेल के बारे में मैंने एक बता दिया कि जहां जहां भारत प्रतिभाग करे, फिर देश के जो मुखिया है, प्रधानमंत्री, व्यवहारिक रूप से कहीं गए, किसी देश से कोई समझौता हुआ, क्या क्या हुआ, अच्छा उसकी प्रासंगिकता क्या है, उसको पढ़ना होता है। तो करंट सबसे टिपिकल है, नया होता है। ये मैंने आपको कहा था इंट्रोडक्टरी वीडियो में, मैंने बताया था कि भाई आप 5 पोर्शन में 4 पोर्शन पढ़ लीजिए, तो 4 पोर्शन भरपूर बढ़िया तैयार कर लीजिए, तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन करंट को छोड़ के, करंट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इन सारे सब्जेक्ट में करंट को जोड़ लिया जाता है कि भाई वर्तमान में अगर ऐसा हुआ तो पहले कैसा हुआ था, हिस्ट्री में ऐसे जोड़ते हैं। पॉलिटी तो समझिए बिल्कुल जो संशोधन होते हैं उसको वहां से उठा लिया जाता है। और ज्योग्राफी में भी वही हाल है कि हाँ, किसी देश से कोई समझौता हुआ तो उस देश के आसपास नदियां कौन सी हैं, या कोई घटना कहीं हो गई तो उस घटना के आसपास के देश कौन कौन है, इस तरह पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक करंट का टॉपिक ही है, इकोनॉमी बिना कुछ चलता नहीं, मैंने बताया था, अर्थ है इकोनॉमी इक्वल टू एम्पायर कहते हैं लोग। और जनरल साइंस, साइंस टेक में हमने आपको कहा अब भाई अगर भारत अंतरिक्ष में जा रहा है तो कितनी बार गया, क्या गया, कौन सा देश बना, ये सारी बातें आती हैं। तो एग्जाम से 3 महीने पहले का करंट आपको, एग्जाम की डेट से 3 महीने पहले का करंट अगर आप पढ़ेंगे तो ठीक ठाक आपका काम हो जाएगा। अब अभी क्या है, जीएस पहले तैयार करिए, ये प्रीलिम्स की बातें हैं, जीएस पहले तैयार करिए। सी सेट 2-3 महीने में तैयार हो जाता है, लेकिन हाँ थोड़ा जो है उसके लिए कंप्रीहेंशन वाला जो पोर्शन है उसको थोड़ा बढ़िया बार बार प्रैक्टिस करिए। एक बुक वैसे आती है, ए प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन, वो आप अगर चाहें तो ले सकते हैं, केपी ठाकुर की बुक है, ए प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन। जैसे प्रीलिम्स में तो यहाँ पे कंप्रीहेंशन के बहुत सारे कंप्रीहेंशन दिए हुए रहते हैं, आजकल तो दुनिया भर के आने लगे हैं, लेकिन ये बुक थोड़ी अच्छी है, केपी ठाकुर की बुक है, केपी ठाकुर। अगर आप लोगों को मिले तो इसे आप लीजिएगा, बड़े काम की बुक है, द प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन। तो ये बुक है, ये कंप्रीहेंशन के लिए मैं बता रहा हूँ, एब्सेंट ट्रांसलेशन के सारे रूल दिए हुए हैं, वो भी पढ़िएगा, लाभ करेगी। क्योंकि जब आप सारे रूल जानेंगे तभी आप कंप्रीहेंशन को समझ पाएंगे। कंप्रीहेंशन को अब प्रैक्टिस से ही होता है, नहीं तो गलतियां बहुत, हिंदी में भी गद्यांश आते हैं, तो व्याकरण भी पढ़िए। तो देखिए है तो बड़ा सिलेबस बड़ा सा है, लेकिन रेगुलर पढ़ेंगे, धैर्य से पढ़ेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। तो पहले पढ़िए, और पढ़ते समय जो है बहुत भयाक्रांत होकर पढ़ने की जरूरत नहीं कि मुझे याद ही हो जाए। बिल्कुल लाइट वे में पढ़िए, कि मैंने बताया ना, इस तरह पढ़िए कि मुझे जानना है कि यार ये इसके बाद क्या हो, उत्सुकता, जब ये क्यूरियोसिटी आपके अंदर रहेगी तब आपकी तैयारी बहुत बढ़िया होगी। और लगातार पढ़ते जाएंगे, कहानी के साथ फैक्ट को जोड़ते जाएंगे, तो धीरे धीरे मतलब मिनिमम 2 साल की तैयारी में आपका बढ़िया, मतलब एग्जाम को आप पास करने लायक हो जाएंगे। प्रीलिम्स हो गया, मेन अब बाद में बताएंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप जो है, ये मेरे उपयोगी सुझाव है, इसको आप ध्यान दीजिए। पढ़ने का तरीका कि बिल्कुल घबरा के नहीं पढ़ना है, ये नहीं कि हम आज ही पढ़ेंगे आज ही हो जाएंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ना ही बहुत किसी उल जलुल बातों में पढ़ना है।
पढ़ते जाइए, दिमाग में हर पॉइंट पे सोच के देखिए कि इसके बारे में आपके क्या विचार हो सकते हैं। मुझे लगता है कुछ दिन पढ़ने के बाद आप जब सोचेंगे तो जो बातें आगे लिखी हैं वह आप अपने आप बता दिया करेंगे। तो ये अनुभव से आता है। धीरे धीरे पढ़िए, ध्यानपूर्वक पढ़िए, मुझे फॉलो करिए, स्टडी विद शुक्ला जी पे आइए। भाई जो लोग नए हैं, बिल्कुल नए हैं, जो लोग जैसे 2026 में अगर बैठना चाहते हैं एग्जाम में, तो थोड़ा मैं कहूंगा कि ठीक है, वो भी लगे रहें, मेरे साथ जुड़े रहें। लेकिन 2027 में जो लोग बैठना चाहते हैं, तब तक मैं पूर्ण तैयार करवा दूंगा ये ट्रेडिशनल जीएस का पार्ट। भाई समय लगता है, झूठ में नहीं बोल पाता। अभी मैं आपको कहूं कि नहीं 2026 में ही आपको दे दूंगा, तो 25 का लास्ट हो रहा है, 26 में पूरा दे नहीं पाऊंगा। समय मेरे साथ नोट्स बनाएंगे, मेरे साथ जुड़े रहेंगे, तो 1 साल मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि फिर आप इस लायक हो जाएंगे कि कहीं ना कहीं जरूर सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इन्हीं आपको आपकी तैयारी के लिए मेरी शुभकामना आज से ही है। तो कृपा कर मेरे साथ जुड़ें, मेरे अनुभवों का लाभ उठाएं और बिल्कुल शंका संशय विहीन होकर जुड़ें, मुक्त भाव से जुड़ें, त्याग और समर्पण की भावना से जुड़ें। थोड़ा मैं भी अपने में परिवर्तन, थोड़ा मैं रेगुलर और आने लगूंगा। तो आप स्टडी विद शुक्ला जी पे जुड़िए, अपने दोस्तों को भी ये सारी बातें बताइए और मुझे सब्सक्राइब करके मेरा भी उत्साहवर्धन करिए। मुझे उत्साह देते रहेंगे आप अपने लाइक और शेयर के माध्यम, सब्सक्राइब के माध्यम से। तो मैं ऐसे बीच बीच में ऐसे मोटिवेशनल वीडियो लाते रहूंगा। तो आज के लिए इतना ही। ये 5 पोर्शन बिल्कुल मैं ट्रेडिशनल जीएस के लिए आप मेरे ऊपर पूर्ण भरोसा कर सकते हैं। हालांकि मैं प्रयास कर रहा हूं कि करंट में दूं, लेकिन अभी भी करंट का मैं तैयारी नहीं उसके कर पा रहा, इस नाते मैं आपको नहीं दे रहा। लेकिन आपको मैंने क्लू दे दिया, टिप्स दे दिया कि एग्जाम जिस दिन हो उसके 3 महीना पहले का करंट बढ़िया से पढ़ जाइए। मैंने अखबार आपको बता दिया और थोड़ा नोट्स, उसका भी नोट्स बनाइएगा, क्योंकि पढ़ के लोग रख देते हैं, बड़ा बढ़िया लगता है, बाद में उसको रिवाइज नहीं करते, कहते यार पढ़े तो था यार, लेकिन क्वेश्चन आया नहीं। तो ऐसा होता है, अगर आप एग्जाम देने जाएंगे आपको लगेगा कहीं कहीं सुना तो था ये पॉइंट, तो इसलिए उसका भी एक नोट्स बनाइएगा। करंट सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है आजकल, हर सब्जेक्ट को हम करंट से जोड़ के बताएंगे भी आपको। तो ये इतनी ही बातें हैं। आप मेरे साथ जुड़िए, मेरे ऊपर भी भरोसा रखिए और दिमाग को बिल्कुल खुला रखिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। इन्हीं बातों के साथ आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, दिल की अतल गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपने अपना अमूल्य समय दिया मुझे सुनने के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ईश्वर से मेरी ये प्रार्थना है कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।